हम एकलव्य स्कूल की जो वैकेंसी निकली है टीजीटी और पीजीटी के लिए उसके लिए हम स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें कि आपका जो पेडागोजिकल कंसर्न वाला टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो समावेशी शिक्षा है वो आपका कोई भी ऐसा टीचिंग एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो आपके स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है और सिर्फ आपको एक बार रिलेट कर पाएंगे आप तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि यदि मैं बताऊं, समावेशी शिक्षा की यदि आप बुक ही लेने जाओगे तो वो ही आपको 400-500 पेजेस की मिलेगी, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम उतना करेंगे। लेकिन जितने भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उनको हम क्वेश्चंस वाली सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि हमें कैसे करना है चीज़ों को। अभी हम थ्योरी कवर कर रहे हैं, फिर हम इसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझो। आप वर्ड को समझ गए तो उसके अंदर की कहानी भी समझ जाओगे, क्योंकि सिर्फ पेडागॉजी में मैं बता दूं आपको सिर्फ वर्ड का खेल है। यदि वो चीजें आप समझ गए तो उसके आगे आप एक किताब भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम इंक्लूसिव या समावेशी मतलब क्या होता है। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि समावेशी मतलब समावेश करना, किसी चीज को हमें समावेश करना है। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं मतलब शिक्षा में समावेश करना है। तो यदि मैं इसकी बहुत कंसाइज वे में, क्योंकि आपको जब आप बुक में देखेंगे तो डिफिकल्ट आपको लैंग्वेज में मिलती है इसकी डेफिनेशन, पर मैं यदि आसान भाषा में आपको बताऊं तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के बालकों का एक छत के नीचे एक स्कूल में शिक्षा प्रदान करना या शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अब विभिन्न प्रकार के बालक से मतलब देखिए, बालक में डाइवर्सिटीज हो सकती हैं। अब जैसे कि हम कहें कि कोई बालक किसी जाति का हो या उसमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, तो इन सभी को हमें एक छत के नीचे एक स्कूल में हमें शिक्षा के अवसर प्रदान करना है या शिक्षा देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ लोगों को यदि किसी ने पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ा सा नॉलेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लोगों को ये बातें पता होगी कि जो है हमारे स्कूल में जो डिसेबल बच्चे होते हैं, ये विकलांग बच्चे होते हैं, उनको अपने स्कूल में साथ बिठा के शिक्षा देना, सिर्फ इतने ही में समावेशी शिक्षा रुक के नहीं रह जाती है। इसका मतलब अब देखिए, हमारा देश कैसा है, बहुत सी जातियों से भरा है। ठीक है, हर प्रकार की, चाहे हम रीति रिवाज से ले लें, समाज से ले लें, हर प्रकार के लोग हमारे देश में रहते हैं। और हमारे देश में क्या है, समानता का अधिकार है। तो इसी चीज को बचाने के लिए, समानता के अधिकार को बचाने के लिए हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में भी हमें समान रूप से, चाहे वो निर्धन बालक हो, चाहे वो किसी नीच जाति का हो या ऊंची जाति का हो, सभी को एक छत में बिठाल के या एक स्कूल में शिक्षा प्रदान करना, यही समावेशी शिक्षा है और इसका उद्देश्य भी यही है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको लगता होगा कि कुछ बालक हैं जिनको मान के चलिए वो सुन नहीं पाते, ठीक है, या फिर वो कुछ बच्चे देख नहीं पाते, तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। ये भी बहुत सही है, लेकिन ये इंक्लूसिव एजुकेशन में ये नहीं होता। उनको भी साथ में बिठाला जाए, लेकिन उनके लिए जो है, जो मटेरियल का यूज हम करें, टीचिंग मटेरियल का यूज करें, उनके अकॉर्डिंग करें। ठीक है, कि उनके लिए वो चीज की व्यवस्था की जाए। जैसे ब्रेल लिपि होती है एक, जो कि बच्चे देख नहीं पाते, उनके लिए यूज में आती है कि उनको शिक्षा दी जाती है इससे, तो उनके लिए वो चीज भी लाके वहां पे रखी जाए और उनको साथ में बिठाल के शिक्षा दी जाए। यही इंक्लूसिव एजुकेशन में आप देखते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे पिछड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो उन्हें नकार दिया जाता है कि आप शिक्षा के काबिल नहीं हैं या आपके लिए दूसरी चीज की जाएगी। तो ऐसा नहीं करते हैं हम। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें सबको साथ में लेके चलना होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं, अब हम इसमें क्या देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज, मतलब विविधताओं को समझना। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमें देखना है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज। तो सबसे पहली बात है
होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज होता क्या है, मतलब विविधताओं को समझना क्या है ना। तो विविधताओं को समझने से रिलेट हम करेंगे, अभी हम विविधताओं के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज समझेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज में आपका लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाएंगी। तो जैसे कि होता है ना मॉर्फिया, या फिर पढ़ने में जिसको समस्या जाती है, रीडिंग डिसेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, तो इन चीज़ों को हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अभी हम सिर्फ डाइवर्सिटीज को देखेंगे, और जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको भी हम देखते चलेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट टाइप्स हुआ, डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट हुआ, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी आपकी क्लासेस। तो होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज क्या है, विविधताएं। आपने देखा होगा कि आपके साथ जो बच्चे आपकी क्लास में पढ़े होंगे या फिर आप कहीं पढ़ाते हो, तो आपने देखा होगा कि सभी बच्चों में विविधताएं होती हैं, चाहे वो हम उनकी समझ से रिलेटेड कहें, चाहे उनकी आयु से रिलेट करें। अब आयु आप कहेंगे 4-5 साल का तो फर्क नहीं रहता एज में, लेकिन ये होता है कि उनमें कुछ महीने का फर्क हो सकता है, कुछ सालों का फर्क भी हो सकता है, कुछ दिनों का फर्क हो सकता है। तो आयु से रिलेटेड उनमें विविधताएं देखी जाती हैं, उनकी समझ से रिलेटेड उनमें विविधताएं देखी जाती है, उनके मानसिक क्षमता से रिलेटेड उनमें विविधताएं देखी जाती है, उनकी रुचि, उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व, किस चीज को वो कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं उन चीजों को, तो इन सब में डाइवर्सिटीज देखी जाती है। तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज की बात करें, सिर्फ टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है इनको हम 4 प्रकार में बांटते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से, आपके इंटरनल डाइवर्सिटी हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है, या आपका वर्ल्ड व्यू कैसा है वो हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंटरनल डाइवर्सिटी। ठीक है, इंटरनल डाइवर्सिटी वो होती है जो आपके जन्म से मिलती है। आपको जन्म से मिलती है का मतलब ये आपकी चेंज नहीं हो सकती बाद में, ये जब आप जन्म लेते हैं तब से आपके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। तो इसके अंतर्गत आता है इंटरनल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो है आंतरिक विविधता जिसे हम कहते हैं वो सभी बच्चों में अलग अलग होती है। अब वो उनके समझने से रिलेटेड, यहाँ पे रेस कैसी है कि वो किस चीजों को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, रेस कि कितनी स्पीड से वो चीजों को समझ पाते हैं। अब जातीयता से भी रिलेटेड उनमें डाइवर्सिटीज देखी जाती है, सभी की जाति एक सी नहीं होती। अब जाति से रिलेटेड यदि हम कॉमन नाउन आपने देखा होगा, तो कॉमन नाउन में हम बॉय गर्ल को भी बांट सकते हैं। तो ये भी जो है इंटरनल डाइवर्सिटी होती है, इससे चेंज नहीं किया जा सकता। उम्र जो उनकी है उसे चेंज कर सकते हैं क्या, यदि वो 2 साल का है तो उसे 3 साल का कर सकते हैं, नहीं। तो ये इंटरनल डाइवर्सिटीज होती हैं। अब राष्ट्रीय मूल की बात करें हम, तो राष्ट्रीय मूल का मतलब जिस देश में वो जन्म लिया है तो उस देश का ही माना जाएगा। अब जैसे सुंदर पिचाई की बात करें, CEO हैं वो कहाँ के, गूगल के, तो वो कहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं वो। तो भारतीय मूल से का मतलब उनका जन्म जो है भारत में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब उनका जन्म भारत में हुआ है, अब वो किसी भी देश की सिटीजनशिप ले लें, लेकिन वो कहलाएंगे कहाँ के, वो इंडिया के कहलाएंगे। तो ये भी है जो इंटरनल डाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इनमें भी बहुत लोगों में विविधता पाई जाती है। अब जैसे अमेरिका का है तो उसका नेशनल ओरिजिन अमेरिका है, और जो इंडिया का है उसका नेशनल ओरिजिन इंडिया का है। और ये आप गांव से, शहर से रिलेटेड भी लेके देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं ये सभी चीजें। तो इनमें आप देख सकते हैं, इनको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें और भी चीजें समझना है। तो इनमें सिर्फ आपको ये चीजें याद रखना है कि इंटरनल डाइवर्सिटी मतलब वो जन्म से आती है आपके लिए, वो जीन्स में कहें। अब ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप चेंज कर सकते हो क्या आप, वो तो जन्म से आता है। तो इससे रिलेटेड भी विविधता पाई जाती है कि कोई ए प्लस का होता है, ए पॉजिटिव होता है, कोई ए नेगेटिव का होता है, कोई ओ पॉजिटिव होता है, सभी में विविधता देखी जाती है। अब एक्सटर्नल डाइवर्सिटी ये जो है बाहरी रूप में होती है, ये समय के साथ साथ चेंजेस होते रहती हैं। ये विविधताएं आपकी समय के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं, इनमें ठीक है बदलाव होते रहते हैं, ये जन्म के साथ नहीं आती हैं। व्यक्तिगत रुचि बिल्कुल बदल सकती है, कोई बच्चा अभी टमाटर खा रहा है, बाद में जाके टमाटर ना खाए, या फिर उसकी जो है रुचि परिवर्तित हो जाए, या वो नहीं खा रहा होगा कोई चीज तो खाने लगे। तो ये चीजें हैं, उसमें व्यक्तिगत रुचि जो है डेवलप हो सकती है। अब किसी के रिलेटेड हो सकती है, सब्जेक्टिव रुचि हो सकती है कि वो पहले गणित में रुचि नहीं लेता था और समय के साथ साथ वो गणित में रुचि लेने लगा। ठीक है, शिक्षा के रूप से देख सकते हैं कि शिक्षा में भी कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है,
होती है। या फिर हम बात करें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनकी जॉब लग जाती है कह दें हम, या फिर कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इनमें शिक्षा से रिलेटेड भी डाइवर्सिटी देखी जाती है। तो इस प्रकार से ये भी आप देख सकते हैं। जीवन अनुभव की बात करें हम, चाहे दिखावट की बात करें, नागरिकता की बात करें, तो ये जो है उनके बाहर से होती है। अब जैसे कि मैंने सिटीजनशिप कहा कि वो सिटीजनशिप कहीं की भी ले सकते हैं। जैसे अमेरिका की सुंदर पिचाई के पास है अभी नागरिकता, क्योंकि वो वहीं के गूगल के ही सीईओ हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है, नागरिकता आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जो आपका ओरिजिन है वो आपका बदल नहीं सकता, आपका मूल नहीं चेंज हो सकता। आप धार्मिक विश्वास आपका बदल सकता है, आप हिंदू धर्म में पैदा होकर आप ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म पे विश्वास रख सकते हो, लेकिन आपका धर्म चेंजेस जो है, ये जो है आपका धर्म मूल ही कहलाएगा। आप हिंदू धर्म के रहोगे, चाहे आप बाद में जाके बदल लो, लेकिन आपको माना किसका जाएगा? आपका हिंदू धर्म का माना जाएगा। यदि आप हिंदू धर्म के हैं तो आपने जिस धर्म में जन्म लिया है, तो ये चीजें जो है बदलती नहीं है आपके इंटरनल में, और जो एक्सटर्नल डाइवर्सिटी है ये विविधता आपकी बदल सकती है। अब और लोगों में इसकी डाइवर्सिटी भी अलग अलग हो सकती है। अब जीवन अनुभव, जिस चीज ने, मान के चलिए आपने केबीएस में पढ़ाने का अनुभव ले लिया, तो आपका अनुभव ये अलग है, लेकिन कोई जो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको उस चीज का अनुभव नहीं है, तो ये जीवन अनुभव में, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डाइवर्सिटी, मान के चलिए आप एनबीएस में काम कर रहे हैं तो आपका संगठन दूसरा है, कोई केबीएस में काम कर रहा है उसका संगठन दूसरा है, तो उससे रिलेटेड भी उसके पास कार्यभार रहेगा, उसकी जगह भी उससे रिलेटेड रहेगी। आप ऐसा तो नहीं केबीएस में रह के आप एनबीएस में पढ़ा दो, तो उसका काम, उसका वर्क प्रेशर कहें हम, ये उसके संगठन पे रिलाय करता है। अब प्रबंधन की स्थिति, केबीएस का प्रबंधन अलग रहेगा और एनबीएस का अलग रहेगा, तो आप उससे रिलेटेड जान सकते हो। आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इसमें भी डाइवर्सिटी आप अपने संगठन में ही देख सकते हो, कोई पीआरटी में होगा, कोई पीजीटी में होगा, कोई टीजीटी में होगा, तो इस प्रकार से आप डाइवर्सिटी, उनमें विविधता देख सकते हो। अब वर्ल्ड व्यू की डाइवर्सिटी की बात करें हम, तो देखिए आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई चीजें सोचते हो। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मान के चलिए किसी का ये होगा, देखिए वर्ल्ड की समस्या है कोरोना, अब कुछ का व्यू ये होगा कि वो मानता होगा कि कुछ 1-2 साल में कोरोना जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जिंदगी भर चलेगा, कुछ का मानना है कि थर्ड जो है वेव इंडिया में नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि आएगी। तो ये जो है पर्सन टू पर्सन रिलाय करता है और ये चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है, और ये जो है उसका व्यू परिवर्तित हो सकता है समय के साथ साथ। मान के चलिए कि उसने, अब देखिए जैसे कि उसका मन है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो रात में ही न्यूज देखता है कि वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, किसी एस्पेक्ट्स में बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो आपकी सोच बदल गई कि नहीं अब कांग्रेस अच्छी है। तो यही है राजनीतिक मान्यताओं, आपकी नैतिकता में बदलाव हो सकता है, आप कैसे सोच रहे हैं, ठीक है, यही आपका व्यू है उससे रिलेटेड। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। आप क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, अब हम लर्निंग जो है डिसेबिलिटी में वो जानेंगे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है ना, वो उसके अंतर्गत आप रिलेट करके उस चीज को समझ पाएंगे, और हम वो अलग वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, क्या क्या उसके प्रभाव हैं, हम ये देखते हैं। इसको यदि मैं हिंदी में बता दूं, जो हिंदी में देख रहे होंगे, डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता का वर्गीकरण और उसके शिक्षा में प्रभाव, ठीक है, उसके शैक्षिक प्रभाव क्या क्या हैं, हम ये देखते हैं। तो देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले डिसेबिलिटीज क्या क्या होती हैं आपको पता ही है, और हम किसके एस्पेक्ट्स में देखते हैं, हमें चीजें देखना है इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में, समावेशी शिक्षा के रूप में, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें समानता के अधिकार को जो है वो बचा के रखना है। हमें ये नहीं कि सिर्फ कुछ चीजों में ही समानता का अधिकार हो, हर चीज में होना चाहिए, भले वो शिक्षा में क्यों ना हो। तो शिक्षा में इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया है कि चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो किसी तरीके से विकलांग हो, सभी को हमें एक प्रकार से उस वातावरण को लेके कुछ चीजों के प्रयोग से, जैसे कुछ मटेरियल के प्रयोग से, ठीक है, जैसे हम टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही हम कुछ प्रक्रिया करके या कुछ चीजों को प्रयोग करके उनको भी अपने साथ में, उनको भी
जो बच्चे सामान्य हैं उनके साथ में उनको पढ़ाया जाए। अब आर्थिक रूप से कमजोर है तो ऐसा नहीं कि उनको नकार दिया जाए कि उनको नहीं पढ़ाया जाएगा। अब जैसे कोई सुन नहीं सकता तो अब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो बच्चा सुन नहीं सकता तो आप उसे कैसे पढ़ाएंगे, तो उसे उनके साथ रख के नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन हमें उनको रख के पढ़ाना है, भले ही हमें कुछ चीज़ों का प्रयोग करना पड़े कि हम जैसे उपकरण आते हैं कि उनको यदि हम कानों में लगा दें तो उनको चीज़ें सुनाई देने लगे, तो ये चीज़ें हैं कि उन्हें हम शैक्षिक दृष्टि से, समानता की दृष्टि से उनको साथ में रख के एक छत के नीचे उनको पढ़ाया जाए, जिससे कि वो चीज़ें ग्रहण कर सकें उनके साथ ही, सामान्य बच्चों के साथ ही, जिनमें उनमें विविधता ना देखी जाए। मतलब वो विभेद ना करें कि ऊंचा नीचा या फिर जाति के आधार पर, रीति रिवाजों के उसके रूप में, ठीक है। तो ये जो है डाइवर्सिटी है, विविधता रहे उनमें, लेकिन वो विविधता जो है वो उसके साथ ही चीज़ों को सीखें सामान्य बच्चों के साथ। तो ये चीज़ें देखना है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, इसके साथ भी हम चीज़ों को देखते चलेंगे। श्रवण बाधित मतलब जो सुनने में जिसको दिक्कत होती है, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो कम सुनते होंगे, कुछ बिल्कुल भी नहीं सुनते होंगे, है ना। कुछ बच्चे होंगे जिनको एक कान में सुनाई देता होगा। तो इसका क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं शिक्षा में, एजुकेशन में? इसके प्रभाव ये हो सकते हैं कि उनको चीज़ों को आसानी से समझ में नहीं आएगी, वो उस गति से नहीं सीख पाएंगे जो सामान्य बच्चे सीखते हैं, ठीक है। उनको सुनाई नहीं देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसके प्रभाव तो देख लिया, अब इसमें हमें क्या क्या इम्प्लीकेशन करना है। इम्प्लीकेशंस मतलब होता है प्रभाव, ये तो है, लेकिन आपको क्या क्या उसमें सुधार करके आप चीज़ों को बदल सकते हैं, उनके अनुरूप ला सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं कि वो भी चीज़ों को समझें। तो आप बोलते बोलते आप ब्लैक बोर्ड में भी लिख सकते हैं चीज़ों को, जिससे वो चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। उनके सामने आप पुस्तक रख सकते हो कि वो पुस्तक में जो लोग बच्चे सुन रहे हैं वो तो सुने, और उनके सामने आप पुस्तक रखेंगे तो वो पुस्तक को देख के पढ़ सकते हैं। ये कर सकते हैं आप, है ना। और आप बच्चों को जो है, यदि वो सुन नहीं सकते तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन में देखा जाता है, कुछ एजुकेटर होते हैं जो उनको अपने हाथों के इशारों से समझाते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको मशीन दे दी जाती है, कि वो गवर्नमेंट दे देती है कि जो बच्चे जो है सुन नहीं सकते वो उनको क्या कर लें, उनको अपने अंदर जो है कानों में लगा के उनको अच्छे से सुनाई देने लगे, जिससे क्या होगा, एजुकेशन जो है वो जो डिलीवर कर रहे हैं वो भी उनको सामान्य बच्चों की तरह ही लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब विजन से रिलेटेड, ठीक है, नज़र में कुछ लोगों को कम दिखाई देता होगा, कुछ लोग को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता होगा, कुछ लोग जन्म से ही नहीं दिखाई देता होगा। तो क्या होता है, जो बच्चे देख नहीं पाते उनके वातावरण में एक अपनी इमेज बन जाती है। इसका प्रभाव क्या होता है एजुकेशन में, यदि हम देखें, उनके वातावरण में एक अलग इमेज बन जाती है। जो सामने वाला बताता है उन्हें, वही चीज़ उनको लगता है कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं। अब वो पुस्तक जो है ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है उनको। मैं बता दूं आपको, ब्रेल लिपि होती है, जो उभरे हुए अक्षर होते हैं उनसे पढ़ाते हैं उन्हें। तो क्या होता है, वो चीज़ों को छूकर नहीं पहचान सकते। जितना इफेक्टिव तरीके से सामान्य बच्चे पहचान सकते हैं वो उसे नहीं पहचान सकते। तो जिनका विजन प्रॉब्लम होती है वो बच्चे इस चीज़ को थोड़ा सा, उनको प्रॉब्लम जाती है समझने में, ठीक है। वो देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, वो सुनकर तो चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन वो शब्दों को एक उनके सामने पिक्चर बने इस तरीके से उनको समझाया जाए, ठीक है। अब हम इम्प्लीकेशन सबसे पहले देखते हैं। तो इम्प्लीकेशन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है? उनका प्रभाव ये होता है कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, वो देखते नहीं हैं, तो उनके अंदर एक पिक्चर जो है बन नहीं पाती है। वो सिर्फ सुनकर अपने अंदर एक पिक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक स्टोरी बना लिखते हैं अपने अंदर ही। वो जो है किसी चीज़ को छूकर उसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये चीज़ क्या है। सामान्य बच्चे बता सकते हैं कि मान के चलिए आप उनके सामने एक लकड़ी का गुटका दे दें तो वो पहचान लेंगे कि ये लकड़ी का है, लेकिन जो जिन्हें दिखाई नहीं देता वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो यही चीज़ें हैं। अब मान के चलिए आप प्रकार से बनवा रहे हैं, आप व्रत पढ़ा रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए आप ब्रेल लिपि का, या उनको आप थोड़ा धीमी गति से उनको पढ़ाएं, है ना। उनके हाथों को लेके उस चीज़ को आप बना सकते हैं, उनके प्रकार को, तो इससे उनको समझ विकसित होगी। तो ये आप उनके प्रभाव को देख सकते हैं और उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए आप ये देख सकते हैं। मोटर हानि,
देखते हैं हम नेक्स्ट मोटर हानि। मोटर हानि में क्या होता है? मोटर हानि यदि आपने पहले नहीं सुना होगा, मोटर इम्पेयरमेंट यदि आपने नहीं सुना होगा, इम्पेयरमेंट, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं उनके पैर कार्य नहीं करते, उनके पैर वो हिला डुला नहीं सकते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? वो स्कूल आसानी से नहीं पहुंच सकते, है ना। वो यदि क्लास में उन्हें खड़ा किया जाए, ठीक है, तो वो खड़े नहीं हो सकते, खड़े होकर नहीं बता सकते, वो चल फिर नहीं सकते। यदि उनको ग्राउंड में देखने जाना है तो वो नहीं जा सकते, प्रॉब्लम होगी। या फिर उन्हें किन्हीं बच्चों के द्वारा उनको ले जाया जाएगा। तो इसके लिए हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसके लिए जो है बहुत सी उपकरण हैं, व्हील चेयर है जिससे उनको बिठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब संज्ञानात्मक बधिरता किसी को होती है जो आसानी से चीजों को समझ नहीं पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है? वो सामान्य बच्चों के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे तो आसानी से समझ गए, और उनको समझाने के लिए हमें धीमी गति से समझाना पड़ेगा, है ना। उनको अलग अलग अप्रोचेस लगानी पड़ेगी। अब संज्ञानात्मक बधिरता की हम बात करें, उनकी मानसिक स्थिति पर भी, उनके मानसिक स्थिति कहें हम, किसी चीज को समझने की, किसी चीज को देख के उनके व्यवहारों में किस तरीके से इमेज बने, ये तो हर चीज में उनका जो है बधिरता आ जाती है। वो क्या होते हैं, वो चीज उनकी सामान्य बच्चों के अपेक्षा खराब होती है, या उसकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, हम ये कह सकते हैं। तो उसका प्रभाव क्या होता है? उसका प्रभाव इंप्लीमेंट्स भी देखते जाना है हमें, ठीक है। तो उसके क्या होते हैं, वो बच्चा आसानी से समझ नहीं पाता है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। मान के चलिए यदि उसका संज्ञान इतना अच्छा नहीं है तो उसे ये भी पता नहीं होगा कि ये गुलाब का फूल है ना। कुछ बच्चों को रहता है कि वो उनको 10 बार भी बताएं तो वो चीजें समझ में नहीं आती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उससे उसके जो है साथ वाले बच्चे भी इफेक्ट होंगे उससे, क्योंकि देखिए वो आसानी से समझ पा रहे हैं कुछ बच्चे, तो क्या होगा, उनका पाठ्यक्रम जल्दी से पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसका ये भी प्रभाव पड़ता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट क्या कर सकते हो? इसके लिए आप धीमी गति से पढ़ाओ या फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दो जिससे वो चीजें समझ सकें, ठीक है। उनके माता पिता को भी बातों को बताएं कि उनको ये चीज बताएं कि यदि वो ये चीज करते हैं, उनको बार बार उस चीज के बारे में बताते हैं तो वो थोड़ी सी उनके अंदर संज्ञानात्मक जो बधिरता है वो कम होते जाएगी। अब हम बाधा की बात करें, मतलब स्पीच जो बोल नहीं सकते या फिर जो कम बोल सकते हैं, है ना। इसमें देख लेंगे हम बाघ दोषों से युक्त विकलांग बालक। सबसे पहले बाघ बाधा मतलब जो बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, वो चीजों को सुनेंगे, वो चीजों को देखेंगे लेकिन बोल नहीं सकेंगे। अब इसका प्रभाव क्या होगा? इससे बच्चे अपने अंदर जो समस्याएं होंगी, जो प्रश्न होंगे, वो बाहर तक नहीं ला सकते, है ना। इसका ये होगा सबसे पहली प्रॉब्लम। उनको कोई प्रॉब्लम होगी, वो अपनी बातों को सामने नहीं रख सकते। अब इसका इम्प्लीमेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, वो लिख के बता दें वो चीज, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी समस्याओं को, जिसका निवारण उनके टीचर, उनके माता पिता कर सकें। अब कॉग्निटिव एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, संज्ञानात्मक और व्यवहार संबंधी विकार, ठीक है। अब ये क्या है? संज्ञानात्मक मतलब उसको समझ से रिलेटेड, उसको ज्ञान नहीं होगा उन चीजों का, ये होता है संज्ञानात्मक। और व्यवहार संबंधी विकार मतलब व्यवहार जो है उसके अन्य बच्चों से व्यवहार जो हो उसके विकसित नहीं हुए होंगे, या फिर हम कह सकते हैं उसको संवेग जो है, संवेगात्मक स्थिरता नहीं आई होगी, हम कह सकते हैं एक प्रकार से। अब जो भाव के रूप में होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं हम जिन्हें, तो उनमें जो है व्यवहार जो है उनमें इसके संबंधित भी विकार होता है, ठीक। अब इसका प्रभाव क्या होता है? इसके प्रभाव ये हो सकते हैं कि बच्चे जो है अपनी क्लास में एक समायोजन नहीं कर पाएंगे बाकी बच्चों से। इसका इम्प्लीकेशंस जो है, देखिए हमें इम्प्लीकेशंस भी देखते जाना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम जरूरी है इसको पढ़ना, इसलिए हम इनको देखते हैं, है ना। अब संज्ञानात्मक और व्यवहार संबंधी विकार, अब इसको यदि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कि व्यवहार की बात करें, कोई मानसिक रूप से कमजोर है तो वो व्यवहार कैसे करेगा? वो हंसते रहेगा, है ना।
या फिर रोएगा अपने आप, तो ये व्यवहार बाकी की कक्षा में बच्चों को जो है अधिगम प्रक्रिया में या कुछ सीखने में उनको बाधा उत्पन्न होगी। ये प्रभाव हो सकते हैं उसके। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका इम्प्लीकेशन तो देख लिया हमने। अब इसके प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए कोई भी टीचर उनको समझाए कि देखिए बाकी बच्चों की जो है उनको भी नुकसान हो रहा है, या फिर हम अलग तो नहीं करना है, हमें उनको समायोजित करके ही चलना है क्लास में। तो हम उन्हें किसी चीज ऐसी अप्रोच रखें उनके सामने कि वो अपनी पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित हो जाए। अप्रोचेस रखें, रेडियो चालू करें, या फिर उनको प्रोजेक्टर से पढ़ाएं जिसमें पूरा ध्यान उनका वहां चल रहा है और उनके व्यवहार संबंधी जो विकार हैं उनमें ध्यान ना जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है। सीखने की अयोग्यता, कुछ लोग होते हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज को देखेंगे हम, ठीक है, उनके टाइप्स देखेंगे। किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को लिखने में हो सकती है अयोग्यता। तो इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, कहां पे, नेक्स्ट वीडियो में। दृष्टि दोषों से युक्त विकलांगता, विकलांग बालक, ठीक है। दृष्टि दोष मान के चलिए किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, या फिर निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जिससे दोनों प्रॉब्लम होती है। निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों की प्रॉब्लम होती है, जैसे उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये चीजें जो है, इन प्रकार के विकलांग बच्चों के प्रभाव क्या होते हैं, इनके प्रभाव होते हैं कि दूर से बच्चा यदि है तो वो देख नहीं पाता, दूर से उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यदि जिसको निकट दृष्टि दोष है तो उसे पास की वस्तुएं तो अच्छे से दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तुएं उसे अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में ये कंफ्यूजन नहीं होना, मैं सही बता रहा हूं। ये आप यदि जिसको लगता होगा गलत बता रहा हूं तो आप गूगल में या किसी बुक में देख सकते हो जाके। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो सही दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं सही दिखाई नहीं देती हैं। इसका प्रभाव ये होता है, ठीक है। अब जैसे पास की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देती तो वो पुस्तक को पास में रख के नहीं पढ़ सकता है, ये चीजें होती हैं। इसके प्रभाव ये हो सकते हैं, उसको समझने में, उसको ब्लैक बोर्ड देखने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसका निवारण क्या हो सकता है। इसका निवारण यही है कि उनकी आंखों का इलाज करवाया जाए, मतलब उनका आंखों में जिस तरीके की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड उनको चश्मा लगवा दिया जाए, जिससे ये दोष जो है वो मुक्त हो जाएगा और वो अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। अब स्पीच हैंडीकैप्ड और इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, मतलब बाघ दोषों से युक्त विकलांग बालक। अब कुछ लोगों को हकलाने की, कुछ लोगों को तुतलाने की, या कुछ लोगों को कह सकते हैं बोलने की, है ना, इन चीजों के दोष होते हैं। तो इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं कि बच्चे देख के हंसेंगे उनको, यदि वो हकलाएंगे तुतलाएंगे तो, सामान्य बच्चे, है ना। इसके प्रभाव ये हो सकते हैं। अब यदि इसका निवारण करें तो हम जो है उनके वर्डों को सही कर करके उनको बार बार कहें कि ता नहीं ला, रा को ला बोलते हैं तो उनको रा बोलवाने की प्रैक्टिस करवाई जाए, ठीक है। तो इससे उनमें बहुत कुछ सुधार आएगा। कोई हकलाता है, आपने देखा होगा कि उनको भाषण बोलने की या बार बार बोलने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो उनकी हकलाने की आदत जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है या बिल्कुल भी समाप्त हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधी दोषों से युक्त विकलांग बालक, मतलब इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधी दोषों से युक्त विकलांग बालक। अब इससे क्या होता है, परसेप्चुअली, ठीक है, परसेप्चुअली का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण योग्यता। अब प्रत्यक्षीकरण योग्यता यह होती है कि आसानी से वो अपनी बातों को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, ठीक है। उन्हें जो सेंटेंस बोलना है वो बोलते बोलते उनकी वो है डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये होता है, वो अपने सामने प्रत्यक्ष चीजों को नहीं रख पाते हैं। तो यही होती है, इससे संबंधित दोष होते हैं। इसके प्रभाव क्या होते हैं, वो अपनी समस्याओं को एग्जैक्ट ढंग से शिक्षक के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी समस्या अपने अंदर ही रह जाती है ना। तो इससे रिलेटेड क्या है, उनको बार बार इनमें सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाए तो इनमें सुधार होना मुमकिन है। और जो है श्रवण बाधित, तो इनमें जो है सुधार ऑपरेशन से हो सकता है, लेकिन इनमें जो सुधार हैं वो जो मैं बता रहा हूं, प्रत्यक्षीकरण हुआ या फिर बाघ दोष हुए, तो इनमें जो है काफी हद तक सुधार हो सकते हैं। मांसपेशियां और अस्थिर दोष
से युक्त विकलांग बालक, तो इनमें तो हो नहीं सकता है। जो जन्म से कहना चाहिए दृष्टि दोष है जिससे, तो वो सुधार आप नहीं कर सकते। ऑपरेशन, यदि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती जो ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकते हैं, और कुछ चीजें हैं जैसे कुछ मैंने बताया आपको, वाग दोष जो हुए उनमें सुधार हम कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मांसपेशियों में अस्थिर दोषों से युक्त विकलांग बालक। अब मांसपेशियों से या अस्थिर, जिसे हम हड्डियों से रिलेटेड कह सकते हैं, तो उनमें यदि ये प्रॉब्लम है तो वो या तो झुक नहीं सकते या मोड़ नहीं सकते, मांसपेशियों से रिलेटेड चल नहीं सकते, चलने में प्रॉब्लम होती है। तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम में बालक क्या होता है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, मोटर हानि में भी बता दिया। तो इसमें क्या है, वो इशारे नहीं कर सकते अपने हाथ पैरों से, यदि जिसको मांसपेशियों से रिलेटेड है, अस्थिर दोषों से है, यदि उस अंगों में है, तो यदि हाथों में है तो वो उसको समझा नहीं सकते, अपने हाथों से इशारे करके नहीं बता सकते हैं, है ना। और उनको बोलने में भी समस्या हो सकती है, उनको चलने से लेके हर चीज में प्रॉब्लम हो सकती है, बैठने में, है ना। तो इससे रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको अपनी क्लासरूम तक लाना, इसके प्रभाव ये होते हैं। उनको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी चीजें, क्योंकि उनका ध्यान वहीं अटका रहेगा, अपनी मांसपेशियों में, अपने मांसपेशियों वाले दोषों में, अपनी अस्थि वाले दोषों में। ठीक है, तो इनको हम सिर्फ एक प्रकार से ही सॉल्व कर सकते हैं कि उनके हिसाब से चला जाए, और जो उनके दोष हैं, उनके जो दोष हैं, जैसे मान के चलिए उनको मांसपेशियों से रिलेटेड दोष है या वो चलने फिरने में, तो उनको व्हील चेयर दे सकते हैं हम, है ना। व्हील चेयर से क्या होगा, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेंगे। अब श्रवण दोषों से युक्त विकलांग बालक की बात करें हम। अब श्रवण दोषों से युक्त विकलांग बालक, तो इसकी तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी में हम कंप्लीट कर लेंगे, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और जैसे भी ये प्रॉब्लम है कि इसको डिटेल में चाहिए, तो मैं जल्दी ही कंप्लीट जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हर चीजें मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और जिससे भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी, जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप वो चीजें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिससे मैं कमेंट में आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट कर दूंगा। ठीक है।